रीडिंग हो गई एनसीईआरटी की? कितने पेज पहुंचे? 6 पेजेस। और फास्ट तेजी से। हाँ, डन, वेरी गुड। सो लेट्स गो। हम लोग देखते हैं कि अभी गुरुकुल में और फास्ट, कम ऑन, जल्दी जल्दी 6th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 जल्दी खत्म करते हैं हम लोग। फिनिश, कम ऑन, और फास्ट। वेरी गुड। अभिषेक ने खत्म कर लिया पूरा चैप्टर, फास्टेस्ट। कम ऑन, जल्दी जल्दी पढ़ें सब लोग एनसीईआरटी। जल्दी जल्दी एनसीईआरटी पढ़ते रहें। कम ऑन, फास्टर। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आ रहा हूं, वर्कबुक पे भी आ रहा हूं। कम ऑन, आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 2nd चैप्टर में, और आज फिर हम ऐसी तैसी करेंगे। रेडी? अब तुमने जो पढ़ा है क्वेश्चन निकालो जल्दी से उस पे, फटाफट। चलो 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 जल्दी। गुड इवनिंग। सो लेट्स स्टार्ट। कहां तक हो गया? कितने पेजेस पढ़ लिए? कितने पेजेस पढ़े? 5। स्पीड धीमे। तो गुरुकुल में हम सबसे पहले अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। ये एक्सरसाइज में डेली कराऊंगा। फास्टर सभी के पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, चाहे पीडीएफ हो चाहे वो आपके पास बुक हो, सभी के पास। क्लियर? और फास्टेस्ट वे में टाइमर ऑन करके, टाइमर है सबके पास, टाइमर ऑन करके पढ़ना है, फास्टेस्ट वे में पढ़ना है। मतलब जितनी तेज तुम कर सकते हो उतनी तेज तुम्हें पढ़ाई करनी है, उंगलियों का यूज करके। आपको पेन नहीं यूज करना है, सिंपल आंखों से नहीं करोगे, रिग्रेशन हो जाएगा, इसका साइंस है। आपको तेजी से उंगली के ऊपर निशान बनाइए, मार्कर से, परमानेंट या नेल पॉलिश से, और तेजी से उंगली को मूवमेंट कराइए, तेजी से, फास्टेस्ट वे में पढ़ना है। हर दिन एक डायरी में नोट डाउन करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने मुझे इतने मिनट्स लगे। हर दिन हम यहां पर अपने बुक रीडिंग क्लब में, गुरुकुल में, हम एक चैप्टर को बहुत फास्ट वे में पढ़ेंगे और टाइमर लगा के उसको डायरी में लिखेंगे। डेट, चैप्टर, इतने टोटल नंबर ऑफ पेजेस, इतने मिनट, और टाइमर से इतने मिनट इतने सेकंड मिले। डन है? हो जाएगा? इसी वे में हमें करना है डेली और फास्टेस्ट। समझ में आया नहीं आया डजंट मैटर, हमें पहले WPM पढ़ाना है। फिर जब स्पीड पकड़ लेगी तो मैं तुम्हारे अंदर से इसमें निकालना शुरू कर दूंगा कि इसमें से पॉइंट्स निकालने कैसे। 3 से 4 लेयर में बुक पढ़ी जाती है, और आप एक डायरी, छोटी सी पॉकेट डायरी मेंटेन करेंगे, या कोई भी अपना डिजिटल डायरी मेंटेन करेंगे। आज जैसे 6th क्लास 2nd चैप्टर, टोटल नंबर ऑफ पेजेस गिन लो, 5, 6, 7, 8 जो भी पढ़े, इतना टाइम लगा। और फास्टेस्ट, और हर दिन आप भले चाहे 10 सेकंड के लिए इंप्रूवमेंट करें। जैसे मान लो आज 6 मिनट 10 सेकंड लगा, तो कल कितना लगना चाहिए? केवल 6 मिनट लगना चाहिए, और पेजेस उससे ज्यादा होने चाहिए। सब इस तरह से अगर हम काम करेंगे तभी हमारी रीडिंग बढ़ेगी। तो गुरुकुल में ये सबसे बड़ी सेगमेंट है। आप एक साल में कितनी ज्यादा किताबें पढ़ पाते हैं। एक सबसे बड़ा नुकसान जानते हो क्या होता है? हम लोगों को लगता है कि हम बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं। जैसे ही स्लो पढ़ाई शुरू करते हो, दिमाग को भटकने का मौका मिल जाता है। किसका दिमाग इतनी देर में भटका? जब मैं सर पे खड़ा था तो किसी का भटका? ऐसी तैसी की ना मैंने सबकी, कि हां भैया नहीं बताओगे तो हम तुम्हारी ऐसी तैसी करके रख देंगे। भटका दिमाग? तेज पढ़ो। और क्योंकि यही सर ना, सर को दिखाना है कितने पेजेस पढ़ने हैं। तो चलो आज एनसीईआरटी शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी में आज हम पॉलिटी के 2nd चैप्टर पे पहुंचेंगे। लेकिन एनसीईआरटी हम लोग कैसे पढ़ेंगे? हैंडल विद केयर, SWC के मेथड में पढ़ेंगे। तो अभी आपने एक नजरिए से, एक झटके में तो पढ़ लिया एनसीईआरटी।
अब एनसीईआरटी में अब हम एक टॉपिक में पहुंचते, देखो इतने क्वेश्चन तुमने कभी ध्यान से पढ़े कि नहीं पढ़े? कल कितने क्वेश्चन हुए हमारे? और घर जाकर किसने देखा कि मेंस में वो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं? किसने चेक किया हॉस्टल जाने के बाद? हॉस्टल जाने के बाद बहुत मुझे चकल्लस की शिकायत मिल रही कि बहुत जो है चौधरी पना वहां पे हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। एक दिन मैं डिस्कशन में बैठ गया ना, तो तुम्हारे जीवन का आखिरी डिस्कशन होगा फिर वो। दो और कितने लोगों ने जाके मेंस के क्वेश्चन को पलट के देखा कि उजांग सर ने जो पढ़ाया एनसीईआरटी में उसमें कितने क्वेश्चन मेंस के हुए? आपने सुना होगा ना एनसीईआरटी प्रीलिम्स जरूरी है, मेंस के लिए प्रूव करा रहा हूं कि मेंस के लिए भी कितनी जरूरी है। कितने क्वेश्चन कल आके जाने के बाद कितने लोगों ने देखा? कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत टाइम हमारा बच जाता है। बच गया तो क्या कर रहे थे? खाना तुम ही बनाते हो क्या हॉस्टल का? हैं? क्यों नहीं जाके देखा? जब बोला था कि जाके पहले देखो कि कितने क्वेश्चन हमने मेंस के किए, तो मेंस के क्वेश्चन पढ़ लिए होते। आज होगा? चलो शुरुआत करते हैं। अभी अभी आपने यहां पर पढ़ लिया इसको, अब आ जाओ थोड़ा सा नए सेगमेंट में हम लोग एंटर करते हैं। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। इंग्लिश में भी निकाल लो, इंग्लिश में किसी के पास हो मेरे को दे दो। आपको क्या करना है? हैंडल विथ केयर। ठीक, चैप्टर नंबर 2 क्या है? नाम क्या है? डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो हैंडल विथ केयर में सबसे पहले हमने किस वर्ड को समझा था? डाइवर्सिटी को, कि व्हाट इज डाइवर्सिटी। हमने ये समझ लिया विविधता किसे कहते हैं, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? भेदभाव किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिखो, अगर किसी का हाथ रुक गया तो मैं हाथ पे मारूंगा। अगर किसी का हाथ रुका तो मैं हाथ पे मारूंगा। पहले क्वेश्चन लिखो, भेदभाव किसे कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन क्या है? पढ़ते कैसे? हैंडल विथ केयर। क्या करना है? मैंने कोड बताया है, SWC। टॉपिक शुरू हो रहा है। टॉपिक का मतलब क्या होता है ये बताओ। तुम अगर एक राइटर हो, एक अपनी नॉवेल लिख रहे हो, तो सबसे पहले टाइटल वही रखोगे ना जो मेरे पूरे पाठ का निचोड़ जो है वही मेरा टाइटल होगा। तो सवाल है कि इसी से तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव है निगेटिव है? भेदभाव पूरा चैप्टर निगेटिव बोल रहा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कुछ समझ में आया क्या लिखा था इसमें? इसमें क्या लिखा था? निगेटिव निगेटिव भी बोल रहा था ना। तो फिर मैं ऐसा तुमसे पूछ रहा हूं, भेदभाव पॉजिटिव है निगेटिव? लिखो, क्वेश्चन कौन लिखेगा? डिस्क्रिमिनेशन इज पॉजिटिव और निगेटिव? इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना मेरे भाई। आज तुम्हें एक ऐसे बड़े कॉन्सेप्ट में लेकर जा रहा हूं जिसके लिए तुम्हें एक पूरी किताब पढ़नी पड़ती है, अमर्त्य सेन की। उसका नाम है डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम। डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम, ये किताब, इसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है इकोनॉमिक्स का, इस किताब को, अमर्त्य सेन के वर्क को। और वो पूरा का पूरा इसी पर बेस है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। तो जरा जल्दी बताओ, भेदभाव पॉजिटिव या निगेटिव? क्या होगा? निगेटिव हो। भेदभाव नहीं होना चाहिए। ग्लास आधा भरा कि खाली? ग्लास आधा भरा कि खाली? क्यों खाली नहीं है? अगर सत्य, क्या कौन कह रहा खाली नहीं है इसमें? कौन कह रहा कि आधा खाली नहीं है? दोनों सत्य है, आधा भरा आधा खाली है। बट तुमने क्या शो किया अभी? What attitude you have shown me? That's I'm a very positive attitude man। बचपन से मुझे सिखाया गया कि लाइफ के पर्सपेक्टिव में इसको आधा भरा कहो, जिंदगी के हर हालात में पॉजिटिव बने रहो। सो अभी मैंने क्या तुमसे क्वेश्चन पूछा? डिस्क्रिमिनेशन निगेटिव या पॉजिटिव? बोथ। तो दोनों मतलब, तो भेदभाव मतलब हो रहा है तो मैं कहूंगा अच्छा ही है। भेदभाव मैं कर रहा हूं तो मैं गलत को मैं कैसे कह सकता हूं? किसी के साथ भेदभाव, मैं तुम्हारी क्लास में भेदभाव करूं तो अच्छा है? किस सेंस में अच्छा है? बोले दोनों है, जरूरी है भेदभाव। क्यों? जिसके साथ हो रहा है उससे पूछो, उसको कितना गलत फील हो रहा होगा। तो ये ग्लास वाले एग्जांपल में हमने भरा खाली का मतलब हमने पर्सपेक्टिव वर्ड यूज किया, एटीट्यूड। माय एटीट्यूड इज वेरी पॉजिटिव, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द ग्लास आधा भरा है। और मेरा एटीट्यूड निगेटिव है तो मैं ग्लास आधा खाली है। इट्स ऑल अबाउट ये वर्ड
अपने आप में कुछ नहीं है। ये वर्ड का पर्सपेक्टिव क्या है, इस वर्ड का, डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का पर्सपेक्टिव क्या है, यही अमर्त्य सेन ने समझाया। पूरी किताब उनकी पढ़नी पड़ेगी तब जाके समझ में आएगा जो अब समझाने जा रहा हूं कि किस सेंस में हम कह रहे हैं। तो जरा मैंने पहले चैप्टर से शुरू किया तो वहां पर मैंने एक लाइन पढ़ी थी, वो वाली कहानी याद है कि भाई गर्ल्स को समानता दिया जाना है। तो मैंने वहां समझाया था समानता क्या होती है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ ऑफ इक्वलिटी। तो मैंने कल तुम्हें एक चीज सिखाई थी कि इंक्लूजन उसका करोगे जिसका बहिष्करण है, भाई समावेशन उसी का होगा ना जिसका एक्सक्लूजन हो रखा है। तो जिसको जो हासिल नहीं वही पाना चाहता है। आईएएस का एग्जांपल दिया था तुम्हें। अब वो दोनों चीजों को जोड़ दो, दोनों चीजों को जोड़ दो और दोनों चीजों को जोड़कर पर्सपेक्टिव क्रिएट करो। कौन भेदभाव कर रहा है? अगर समाज, सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लिंग्विस्टिक, जेंडर ये भेदभाव कर रहा है तो ये गलत है। पर अगर आरक्षण दिया जा रहा है तो वो भेदभाव नहीं है। अवसरों की समानता, न्याय के समक्ष समानता और न्याय की समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ ऑफ इक्वलिटी बताई थी कि नहीं बताई थी? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ के हिसाब से देखो, तुम और तुम और तुम और सारे लोग बैठ के कंपटीशन दे रहे हो और किसी को कम मार्क्स आने पे भी कट ऑफ निकल जा रहा है, तो फिर क्या है वो? क्या है वो? डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है? अब इन्होंने एक नया वर्ड, ये लिखो, बहुत बढ़िया वर्ड इन्होंने यूज किया गुरुकुल के बच्चों ने। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किसे कहेंगे? और डिस्क्रिमिनेशन भी पॉजिटिव होता है क्या भाई? अब एक नया शब्द आ गया जो एनसीईआरटी में ही नहीं है। एनसीईआरटी तो कह रहा भेदभाव, ये कह रहे हैं सकारात्मक भेदभाव। कुछ गड़बड़ तो हो रही। अब जरा देखो, तो आखिर ये बताओ, रिजर्वेशन को तो देखो गवर्नमेंट नहीं चैलेंज कर पा रही, मोदी चिल्ला चिल्ला कर रहे कि हमने रिजर्वेशन जाने देंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जबकि वो एक तरह से जो लॉ ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि न्याय के समक्ष समानता, उसका खिलाफ है ये। भाई 10 लोग हैं, 10 को बराबर मौका मिलना चाहिए। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैंने बताया था ना कि सलमान खान से लड़ा रहे, पहले खिला पिला के बनाओ। तो ऐतिहासिक रूप से कोई पिछड़ा हुआ है, जो हिस्टोरिकली जो बैकवर्ड है, उसको आगे लाने के लिए हमने उसको रिजर्वेशन दिया। दैट मीन्स हमने डिस्क्रिमिनेशन किया कि नहीं किया, ये बताओ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। महिला पुरुष दोनों को थक के आए ऑफिस से, मेट्रो पकड़ के घर जाना है और एक डब्बा रिजर्वेशन महिलाओं का है जिसमें केवल फीमेल जा सकती। पुरुष के डिब्बे में भी महिलाएं जा सकती, लेकिन महिला के डिब्बे में अगर पुरुष घुसा तो मार पड़ेगी अलग और फाइन देगा अलग और बेइज्जत होगा अलग। और दोनों ऑफिस से आए हैं, दोनों काम करके आए, तो एक पूरे डब्बा रिजर्व कर दिया गया कि नहीं किया गया, ये बताओ? किया गया ना। महिला दोनों डब्बे में जा सकती है, पुरुष नहीं जा सकता। डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है? बट ये क्यों किया गया? वुमेन सेफ्टी के लिए, वुमेन सिक्योरिटी के लिए डिस्क्रिमिनेशन किया गया। आप किसी सीट पे बैठे, ऊपर लिखा हुआ महिलाएं, उठना पड़ेगा आपको, आप कितने भी थके हैं। होता है कि नहीं होता है? बाकी आपको घूरेगी, आपको उठना पड़ेगा। नहीं उठेंगे तो 4-6 लोग और आपको घूरेंगे आगे। कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि इस तरह से हमने लॉ अबाइड उसको किया है। तो सवाल यह है कि भेदभाव कौन कर रहा है? अगर समाज कर रहा है तो वो कुरीति है, वो भेदभाव समाज को गर्त में लेके जाता है। लेकिन किसी को दूसरा नियम स्थापित करने के लिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो कानून का काम हो गया कि भाई मेरे लिए सब बराबर है। लेकिन लॉ ऑफ इक्वलिटी यानी दोनों बराबर हैं कि नहीं, ऐतिहासिक रूप से महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं कि नहीं है, कोई भी जो पिछड़ा हुआ है उसको शिक्षा मिल रही कि नहीं मिल रही है, तो हमने क्या किया? दूसरा भी एक नियम स्थापित कर दिया। समझ में आया? एक शब्द पे हमारा कितना बवाल चल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन। तो भेदभाव भी पर्सपेक्टिव पर होता है। जब कानून या सरकार कर रही है किसी सामाजिक उत्थान के लिए, सरकार भी ऐसा नहीं, सरकार का मतलब ये नहीं कि नेता भेदभाव कर रहा है,
कि हम इसको देंगे उसको देंगे, तो फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो खत्म हो जाएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन किसी के हितों को बढ़ाने के लिए, यानी उसका उत्थान करने के लिए, उसको एलिवेट करने के लिए अगर हम कर रहे हैं, चाहे वो जेंडर बेस पे हो, लिंग्विस्टिक बेस पे हो, SC ST हो, पिछड़े लोग हों, तो वो किस लिए होता है? वो दूसरे वाले लॉ को एस्टैब्लिश करने के लिए कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड लॉ ऑफ इक्वलिटी को एस्टैब्लिश करना है, कि इसको पहले मौका तो दो, इसको उसके बराबर तो बनाओ, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए रिजर्वेशन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। क्लियर? तो एनसीईआरटी ने जो दिया है, पहले हम निकालते हैं क्या टोन क्या है, इसकी टोन क्या है। टोन बहुत कुछ तय करता है। वो पीके वाली मूवी देखी है? तो पीके मुकिम बोलते हैं कि भाई ये ग्रह में सब कुछ उल्टा सीधा है। बोले क्या हुआ? बोले आई लव फिश। ई बोले तो समझना है कि मछलियां को बहुत प्यार करते हैं, इसका मतलब है लंच या डिनर में तल के खा जाएंगे। बोले ये बोलते कुछ और है। बोले अच्छा, तो मतलब कुछ सोच रहा है। अच्छा, तो मतलब वो व्यंग कर रहा है। तो बोले इनका भाषा एक होती है, इनके मतलब बहुत अलग होते हैं। तो यहां पर हमारे सब्जेक्ट का, हमारे चैप्टर का टोन क्या है, ये बड़ा समझना जरूरी है। हम किधर जाना चाहते हैं, हम बात किसके पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं। तो यहां पर दिया हुआ एनसीईआरटी में कहता है कि पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है। समटाइम पीपल हु आर डिफरेंट, अभी इन्होंने क्या वर्ड किया, जो दूसरों से अलग होते हैं, दूसरों से अलग होते हैं। हाँ, यहां पे नेटवर्क तुम लोग चेक करते रहा करो, क्या वो आ गया कि नहीं। चलो, तो लॉ ऑफ इक्वलिटी एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने यहां बात की। अब कह रहा है कि डिफरेंट फ्रॉम अदर आर टीज्ड, लाफ्ड एट और नॉट इंक्लूडेड इन अ सर्टेन एक्टिविटी और ग्रुप, कि या तो उनको चढ़ाया जाता है या उनके ऊपर उनका हंसी मजाक उड़ाया जाता है, यही यहां लिखा हुआ है। ठीक है। और समूह में शामिल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है मेरी टोन क्या, जल्दी बताओ, पॉजिटिव या निगेटिव? अब हो गया निगेटिव। यानी ये भेदभाव समाज के अंदर से निकल कर आ रहा है। दिस इज पर्सपेक्टिव ऑफ चैप्टर, दिस इज पर्सपेक्टिव ऑफ चैप्टर, कि ये समाज के अंदर से निकल कर आ रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। कहता है अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है। ठीक है, भेदभाव करें। जैसे हमने देखा गांवों में जाओ, हे बाबू कौन बिरादरी हो, कप अलग अलग निकल आता है। होता है कि नहीं होता है? तो अभी तक थोड़ी देर पहले आप दोनों दोस्त थे और दोस्त घर आया है, जैसे उसकी जाति पूछी गई, बिरादरी पूछी गई, आपने देखा होगा कप अलग हो जाता है। तुम खुद बड़ी अजीब सी शर्मिंदगी फील करते हो। भेदभाव है, ये पीढ़ियों से चला आ रहा है। डिस्क्रिमिनेशन है कि अभी बाहर हम दोस्त थे, मानव थे, एक साथ काम कर रहे थे, और अभी यहां आए तो देखो क्या बवाल हो गया। इसी तरीके से क्या कहता है, गुस्सा आता है, दुख होता है, हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दिस हैपन? तो ये तुमसे पहली बात कह रहा है कि फीलिंग क्या आ रही है हमारी। जरा ध्यान से एक एक शब्द को देखो। एनसीईआरटी में ऐसे पढ़े तो मजा आ जाएगा। ये कहता है क्या, गुस्सा आता है, दुख होता है, सौरो। अब इस चैप्टर का हमसे क्या लेना देना है इस बात से? मैं कहिए तो फालतू कुछ लिखा हुआ है नहीं। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोगों को अपने राष्ट्र में खुशी होनी चाहिए ना, हमें सम्मान मिलना चाहिए। जब हमें सम्मान मिलेगा तभी तो हम राष्ट्र को सम्मान देंगे, और जब हम राष्ट्र को सम्मान देंगे तो नेशनल इमोशंस हमारे जुड़ जाएंगे, नेशनल इमोशन जुड़ जाएंगे तो नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस में हम इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मुझे हर समय गुस्सा आ रहा है, मुझे लग रहा है मेरे देश में ही मेरा पतन हो रहा है, तो फिर यहां से जन्म लेना शुरू हो गया कि समस्याएं। छोटा सा एग्जांपल लूं, नक्सलवाद के बारे में कौन कौन जानता है? नक्सलाइट्स, नक्सल मूवमेंट, माओ मूवमेंट, जानते होगे ना, अक्सर खबरों में सुनते होगे। कभी इसकी कहानी पढ़ना। पैदा किसने किया? किस बात का गुस्सा आया? तेंदू के पत्ते के लिए उनकी औरतों को अगवा कर लिया जाता था, महुए के लिए उनके लोगों को पीटा जाता है, भारत सरकार और ठेकेदार उनका शोषण करते हैं,
खाने के भी उनको पैसे नहीं देते, हिरासत में मार देते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो लोगों के अंदर गुस्सा भी तो फूटा। तो गुस्सा या तो दब जाता है, लोग हालात से स्वीकार कर लेते हैं, या गुस्सा फूट जाता है। दोनों सिचुएशन अच्छी नहीं है नेशन के लिए, दोनों सिचुएशन अच्छी नहीं है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटी। हम पढ़ रहे हैं सिविक्स, राज व्यवस्था। राज का मतलब होता है शासन, व्यवस्था का मतलब होता है सिस्टम। जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वही राज व्यवस्था, वही पॉलिटी है, जो किसी फिलॉसफी पे चलती, किसी सिद्धांत पे चलती। इसलिए इस चैप्टर को क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स। राज व्यवस्था, राजनीति। नीति का मतलब होता है सिद्धांत, द प्रिंसिपल द गवर्नमेंट गवर्न्ड बाय, ऑन द प्रिंसिपल द गवर्नमेंट गवर्न्ड बाय। ये क्या हुआ? राजनीति हुई। शासन कैसे चलेगा? नीति मतलब नियम, कानून, सिद्धांत। राज व्यवस्था कि इन नीतियों को द प्रिंसिपल कैन बी इंप्लीमेंटेड और ऑपरेटेड बाय द सिस्टम। सिस्टम क्या करता है? ऑपरेट करता है ना, तो वो यहां पर आएगा। क्लियर है? बड़ा सिंपल सा जो है मेथड यहां पे चल रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? राज व्यवस्था बोलेंगे, कि सिस्टम कैसे गवर्न हो रहा है। सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम? व्यवस्था किसे कहते हैं? ये तो पता है ना, तुम लोग पॉलिटी पॉलिटी की क्लासेस, और तो बताओ पॉलिटी की क्लास में क्या पढ़ते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटी? पहली बात तो उसका नाम पॉलिटिक्स है, पूरा नाम। और राज व्यवस्था कहते किसको है? बताओ, कितने समय से पढ़कर आए हो? राज व्यवस्था कहते किसको है? सिस्टम किसे कहते हैं? सिस्टम। हाँ एलविस यादव बोलो, सिस्टम किसे कहते हैं? फ्रेमवर्क तो फ्रेमवर्क है, सिस्टम थोड़े ना। व्हाट डू यू मीन सिस्टम? सिस्टम क्या है? कैसे बोलता है एलविस यादव? कैसे बोलता है? व्हाट इज द सिस्टम? व्हाट इज द सिस्टम? चलने का रास्ता तो वे है यार। तुम लोगों को इतना कठिन कर दिया गया है ना, तुम लोगों को इतना जटिल बना दिया है, तुम्हारी प्रोग्रामिंग इतनी कट करके कि तुम्हें आसान चीजें समझ में नहीं आती। मोबाइल किसके किसके पास है? शरीर किसके किसके पास है? कोई आत्मा ना बैठी हो यहां। ये मोबाइल क्या है? मोबाइल क्या है? अच्छा एक काम करते हैं, स्क्रीन फोड़ देते हैं तुम्हारे मोबाइल। फोड़ेंगे नहीं, और हम तुमसे कहते हैं कि पीडीएफ पढ़नी है तुम्हें। क्या बात कर रहे हो? मोबाइल से तो पढ़ा जाता है, तो स्क्रीन फूट जाने से क्या असर होगा? मान लो उसका जो स्पीकर है वो निकाल दे रहे हैं, और इधर मैं फोन पे तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं, या मैं बोल रहा हूं, सुनाई तो बस पड़ेगा तुम्हें? नहीं सुनाई पड़ेगा? सीरियसली? अच्छा बैटरी निकाल दें और बोलें कि क्लास करो। अच्छा छोड़ो यार, उसका प्रोसेसर निकाल देते हैं और उसको तुम ऑपरेट करो। अच्छा ये तुम्हारी आंखें सोचती हैं, तुम्हारा दिमाग देखता है, सही है ना? तुम्हें तो सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता। पैरों से लिखते हो, हाथों से दौड़ते हो। क्या बात कर रहे हो? तुम तो ऐसे ही हो, ऐसे ही हो तुम। कानों से गाना गाते हो और मुंह से सुनते हो। एलियन हो ना तुम लोग। सो जरा सोचो, दीज आर द कंपोनेंट्स। आंख का काम कान नहीं कर सकता, कान का काम मुंह नहीं कर सकता, मुंह का काम पैर नहीं कर सकता। हो सकता है? सभी के लिए ऑर्गन्स है, दीज आर नोन एज ऑर्गन्स। छोड़ो बहुत बड़ी बड़ी बातें क्या करना। और मान लो तुम्हें पीछे कुत्ता पड़ गया पीछे, तो कुत्ता जब पड़ता है तो तुम क्या करते हो? पहले उसको देखते हो कितनी तेजी से सामने आ रहा है, देखते हो कुछ बचाने के लिए डंडा वंडा है नहीं। फिर तुम क्या करते हो? तुम्हारे पैर, तुम्हारा दिमाग डिसाइड करता है भाग ले बेटा, आ रहा है। फिर तुम क्या करते हो? जोर से दौड़ लगाते हो, पैर दौड़ना शुरू कर देते हैं, हाथ एरोडायनेमिकली बैलेंस करते हैं, पीछे देखते हो, आंखें देख के चल रहा कितनी दूर आ रहा है। साथ ही साथ मुंह क्या करते हैं? हट हट रे हट हट हट। और उधर से कोई देख रहा, कोई कुत्ता मान नहीं रहा तो बचाओ, अरे बचाओ, जोर जोर से चिल्लाते हो कि नहीं चिल्लाते हो? फिर ये भी देखते रहते हो कि कोई ढेला वेला पड़ गया तो अचानक से रुक के उठा ले तो मार देंगे,
होता है कि नहीं होता है? एक्शन, फाइट एंड फ्लाइट मोड, यही होता है ना जब कुत्ता दौड़ाता है। अब सोचो कुत्ता दौड़ा रहा है और पैर ने मना कर दिया, नहीं दौड़ेंगे क्या हालत होगी? सो सिस्टम होता है, ये जो पूरा टास्क तुमने किया कि कुत्ता दौड़ा रहा है, मेरे दिमाग को सिग्नल गया खतरा हो सकता है, काट लेगा, मुझे भागना है या मुझे बचना है या मुझे मारना है, जो भी करना है, तो आपने रिस्पॉन्स टाइम अपना इस्तेमाल किया और इसको यूज कर लिया। सो ये सारा काम ऑर्गन्स की वजह से हुआ है। तो सिस्टम का मतलब होता है द साइमुलेशन ऑफ कंपोनेंट्स, द साइमुलेशन ऑफ कंपोनेंट्स टू कंप्लीट अ डिजायर टास्क, टू कंप्लीट अ डिजायर टास्क, साइमुलेशन ऑफ कंपोनेंट्स, ऑर्गन्स टू कंप्लीट अ डिजायर टास्क। जब अवयवों का समुच्चय, जब अवयवों का समुच्चय, जब अवयवों का समुच्चय किसी निर्देशित या इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, निर्देशित या इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, तो उसे तंत्र कहते हैं। भाई टच स्क्रीन पे टुक 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 टाइप करते हो, तो टच स्क्रीन तुम्हारे उंगलियों के इशारे को समझता है कि यही टाइप करना है, और वो प्रोसेसर उसको समझ जाता है किस लैंग्वेज में क्या वर्ड यूज किया जा रहा है, क्या सेंटेंस बनेगा, वो प्रोसेसिंग करके दूसरे साइड भेज देता है, इस वाली ऐप में भेजना है, तो आपका डिजायर टास्क पूरा हो जाता है। तो इसमें सभी का योगदान है ना, उस स्क्रीन का योगदान है, प्रोसेसर का योगदान है, ऐप का योगदान है, बैटरी का योगदान है कि नहीं है? और जो उससे कहते हो फोटो भेजनी, वीडियो भेजनी है, टेक्स्ट भेजना है, वो तरह तरह भेजता रहता है। सो ये सारे क्या है? दीज आर द कंपोनेंट्स माय डियर। तो कंपोनेंट्स क्या काम कर रहे हैं? मिलकर एक उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। इसी तरह चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, डीएम हो, पंचायत हो, ग्राम सभा हो, म्युनिसिपालिटी हो, ये सभी कुछ मिलकर इस शासन के उद्देश्यों को पूरा करने की बात करते हैं। उद्देश्य लिखे हो संविधान में। तो संविधान ने केवल आदर्शों को स्थापित किया ना, कि भारत लोक कल्याणकारी राज्य होगा, हम भारत के लोग होंगे, हमारे अंदर बंधुत्व होगा, हमारे अंदर फ्रेटर्निटी होगी, हमारे अंदर अपनी सीमाओं को सुरक्षित रहने का साहस होगा। यही तो है, राज्यपाल ये करेगा, राष्ट्रपति ये करेगा, न्यायपालिका ये करेगी, आदर्श थे। लेकिन इनको पूरा कौन करेगा? ऑर्गन्स, ये कंपोनेंट्स हैं। तो ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम। क्या बनाते हैं? सिस्टम। हो गया सिस्टम, यही है हमारा सिस्टम, राइट? अब आ जाओ, समझ में आया सिस्टम क्या होता है? सो दीज आर द ऑर्गन्स। ये सब कुछ जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये जो हम पढ़ते हैं, दीज आर द ऑर्गन्स, कंपोनेंट्स हैं ये। और इन्हीं कंपोनेंट से क्या होता है? डिजायर टास्क पूरा होता है। सरकार ने कहा कि भाई हम मान लो कह रहे हैं कि 2047 तक हम भारत को विकसित बना देंगे, तो ये डिजायर है कि हम ऐसा करेंगे। बट हाउ इट विल हैपन? इंडस्ट्री बढ़ानी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा, निवेश बढ़ाना होगा, इलेक्ट्रिसिटी देनी होगी, सिक्योरिटी देनी होगी, एयरपोर्ट्स बनाने होंगे, बाहर का निवेश लाना होगा, टेक्नोलॉजी लानी होगी, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश करनी होगी, खुद का फाइनेंस स्टैब्लिश करना होगा, बड़े बड़े बैंक बनाने होंगे, डैम बनाने होंगे, पता नहीं कितने काम करने होंगे, तब जाकर 2047 में तुम विकसित राष्ट्र बन पाओगे। सो डैम बनाने का काम किसी और का है, सड़क बनाने का काम किसी और का है, इकोनॉमी का काम किसी और का है, मैन्युफैक्चरिंग का काम किसी और का। लेकिन जब ये सब एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी वो डिजायर टास्क हम पूरा कर पाएंगे। सो सिस्टम वर्क्स, दिस इज नोन एज सिस्टम। जैसे कल तुम आईएएस बनोगे, सो यू विल बी पार्ट ऑफ गवर्नेंस, आप इस सिस्टम का पार्ट हो जाओ। कहते ना, अरे सिस्टम का पार्ट है भाई, टू कंप्लीट डिजायर टास्क। यहां पर भी हम वही बात कर रहे हैं, ठीक? तो कहता है दुख और गुस्सा होता है, यानी असंतोष होगा। जब असंतोष होगा तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो स्टैब्लिश किया, वी द पीपल ऑफ, ये रह जाएगा। और जब पीपल ही नहीं रह जाएगा, तो पीपल ही तुम्हारे डेमोक्रेसी का बेस है। ये लोग जो हैं, यही डेमोक्रेसी क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? हम कौन सा देश है? डेमोक्रेटिक है। तो हमारी डेमोक्रेसी का बेस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र, लोक तंत्र, फिर तंत्र आ गया, तंत्र मतलब सिस्टम। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, यही डेमोक्रेसी है। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। एक एक शब्द, लोकतंत्र शब्द को समझो तो
कि ये लोकतंत्र है क्या? जानने की कोशिश तो करो। ये तो बड़ी बड़ी बात है कि हमने 3 पार्ट कर दिए। क्या इसके अंदर कुछ नहीं है? बहुत कुछ है, सब कुछ है। क्यों? ये ग्राम पंचायत ग्राम सभा नहीं काम कर रही है, ये गांव का प्रधान नहीं काम कर रहा है, गांव का किसान कुछ नहीं कर रहा है। तो भैया बड़े बड़े आदमी जेट से चल रहे हो, अगर किसान अनाज उगाना बंद कर दे तो क्या दीवारें चाटोगे? तुम करोड़ों रुपए कमाते हो, शाम को आके बोलो चलो चूना चाटते कौन करेगा ऐसा? बोले सर लंच डिनर अच्छा लग रहा है, हम भी कहेंगे आज ये वाली दीवार चाट लो इज इट? नहीं ना, ऐसे नहीं करोगे। अन्न में तुम्हें अन्न खाना है ना, तो क्या वो हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है? हमारी खाद्य सुरक्षा को नहीं सुरक्षित कर रहा है? हर कोई सिस्टम का पार्ट है। वन हु कैन पार्टिसिपेट, जो भागीदारी कर सकता है वो भागीदार है। वन हु कैन पार्टिसिपेट कैन बी पार्टिसिपेंट। और डेमोक्रेसी का जो कोर वैल्यू है वो पार्टिसिपेशन है। लिखो इसको, बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है। डेमोक्रेसी में जो पार्टिसिपेशन कर सकता है वही पार्टिसिपेंट है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, फंडामेंटल। सो पार्टिसिपेशन इज, अब लिखो इसको बड़ा बड़ा बॉक्स में करो, पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। भागीदारी बहुत जरूरी है। देखो किसका फोन आ रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी भागी, क्योंकि हमारा भी काम है हम वोट करें। सो पार्टिसिपेशन वर्ड जो है ना, ये इस पूरी किताब का कोर है। भागीदारी यानी लोकतंत्र का मकसद ये होता है कि आप भागीदारी करें, आप पार्टिसिपेशन करें। अब फिर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिखो, भागीदारी क्यों नहीं करने दी जाती है या हमें मौका क्यों नहीं मिलता? व्हाई वी डोंट पार्टिसिपेट? अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है, दिमाग को हिला देने वाला क्वेश्चन है कि हम पार्टिसिपेट करते क्यों नहीं है या हमें करने क्यों नहीं दिया जाता। एक लड़की ने पढ़ाई की, उसको जॉब मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। होता है किसी को, यही तो लिखा है, किसी को जाति के आधार पर, किसी को धर्म के आधार पर, किसी भी हिस्से में अगर पार्टिसिपेशन, इवन तो एलजीबीटी जो लेस्बियन गे जो कम्युनिटी है उसकी भी बात कर रहे हैं, थर्ड जेंडर उसकी भी हम बात कर रहे हैं, जो न स्त्री है न पुरुष है। कुछ साल पहले यूपीएससी में केस आया, तो जब फॉर्म भरते हो तो उसमें लिखा होता है मेल या फीमेल, तो उसने कहा मैं कौन सा जेंडर भरूं, केस चला गया। बोला इसमें हमारी क्या गलती है, ईश्वर ने हमें ऐसे पैदा किया, दिमाग तो है, आईएएस बनने की हम भी परीक्षा दे सकते हैं, क्या थर्ड जेंडर नहीं दे सकता? बहुत बड़ी डिबेट हुई, बहुत बड़ी डिबेट हुई कि भाई इनके किसी के पैदा होने में उसकी क्या गलती है, उसने तो चुना नहीं कि मुझे कैसा होना, नहीं सब चुना जाए तो सब अमीर आदमी बन जाए, सभी सुंदर हो, सभी से पूछा जाए भाई आप क्या चाहते हैं, बोले मैं सचिन तेंदुलकर बनना चाहता हूं, मैं विराट कोहली बनना चाहता हूं, कोई पूछेगा ही नहीं। तो इस बेसिस पे उसकी योग्यता को पार्टिसिपेशन करने का मौका क्यों नहीं दिया? डेमोक्रेसी का जो कोर वैल्यू होती है वो होता है पार्टिसिपेशन। और अगर पार्टिसिपेशन नहीं है तो कल मैंने एक वर्ड पढ़ा था, एक्सक्लूजन। व्हेन देयर इज अ नो पार्टिसिपेशन, एक्सक्लूजन प्रिवेल। जब भागीदारी नहीं है तो बहिष्करण होगा, जब भागीदारी नहीं है तो बहिष्करण होगा। और बहिष्करण होगा व्हेन देयर इज एक्सक्लूजन,
इंक्लूजन खत्म। व्हेन इंक्लूजन, जहां पर समावेशन नहीं है, वहां पर नेशन बिल्डिंग प्रोसेस खत्म हो गया। खत्म हो गया। क्यों? यही बात कह रहा है। आपके मन में गुस्सा आएगा, आपको क्रोध होगा, दुख होगा, आप अलग थलग महसूस करोगे। डॉक्टर अंबेडकर, आगे इसी चैप्टर में डॉक्टर अंबेडकर की कहानी है ना, पढ़ने नहीं दिया गया उनको। कोई अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है, अपृष्टता की, कि फलाना जाति का हमारे साथ कैसे बैठ सकता है। कैसी फीलिंग आएगी? आप किसी दोस्त के यहां जाए, आपसे जाति पूछ के आपको कप दूसरा दे दिया जाए, कैसी फीलिंग आएगी? बाहर तो दोस्ती की बातें हो रही थी, यहां पर भेदभाव हो गया। पुराना कप रखा होता है, उसके ऊपर अलमारी के ऊपर वो लाके दे देते हैं, होता है। तो वहां पर क्या फीलिंग आती है? कि वी आर नॉट इंक्लूडेड, वी आर नॉट इंक्लूडेड, हम समावेशित नहीं हैं, हम बहिष्कृत हैं। सो पार्टिसिपेशन कहां कहां तुम्हें दिखाई पड़ रहा है? जहां पर पार्टिसिपेशन जरूर, लिखो, लिस्ट बनाओ, लिस्ट द पार्टिसिपेशंस। कहां नहीं है और कहां होना चाहिए, जरा बताओ तो। भारत में तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? ये टॉपिक तब पढ़ने मजा आएगा। होना चाहिए। सोचो भारत के बारे में, अपनी जिंदगी में तुमने जो जो देखा है निचोड़ लो, टाइम लो, लिखो। अपनी जिंदगी में जो जो देखा है निचोड़ लो, क्या क्या देखा है तुमने आसपास। किताब में ही ढूंढना, किताब में मत देखना, सोसाइटी को देखो। इसको बोलते हैं सिविक्स। सिविक्स वर्ड कहां से आया है? सिविलाइजेशन से। सिविलाइजेशन में सोसाइटी इन्वॉल्व होती है मेरे बच्चे, तो उसके बारे में सोचो। मेक द लिस्ट।